दूसरे पार्ट में आपने देखा कि जो फूट डाली थी अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम के बीच, उसकी असर आज भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने मेरे पहले वाले 2 पार्ट नहीं देखे तो आप उसको जाके पहले देखिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिए, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, लाइन टू लाइन सब कुछ आपके दिमाग में उतर सके कि हमारा देश किस तरह से आजाद हुआ था। और हम टॉपिक पे वापस आते हैं और जहाँ से हमारा वीडियो अधूरा रह गया था वहीं से शुरू करते हैं। मेरा नाम है रिजवान और स्वागत है आपका मेरे एक नए एपिसोड में। ये जो डिवाइड हुआ था उसमें बहुत इश्यू थे। बंगाली बंगाल में माइनॉरिटी बन गए थे, लोगों के अंदर बहुत गुस्सा आ गया था। 19 जुलाई को बंगाल को डिवाइड करने का अनाउंसमेंट किया जाता है। बंगाल के अंदर भीड़ और मीटिंग सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता टाउन हॉल में सब इकट्ठा हो जाते हैं और सारे लोग डिसाइड करते हैं ये ब्रिटिश है वो ज्यादा ही कर रहे हैं, अब इनको जवाब देना होगा। अब ये लोग डिसाइड करते हैं ये जो अंग्रेजों की जान है ये प्रॉफिट में है और हम इसी पे ही अटैक करेंगे, इनके सामान को बाइकआउट करेंगे। स्वदेशी प्रोडक्ट हो गए इंडिया के अंदर जो खुद इंडियन बनाते हैं वही यूज करेंगे। अब जो ये पूरा मूवमेंट स्टार्ट किया गया उसी का नाम दिया गया स्वदेशी मूवमेंट। मेलिस मैजिस्टर से जो कपड़े आते थे उसको टारगेट किया था। उसके अगेंस्ट जाके लोग गंगा जी के पास लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे एक साथ सब नहाते हैं और निकलते टाइम ही ये लोग गाना गाते हैं वंदे मातरम। ये सॉन्ग उस दिन थीम सॉन्ग बन गया था। इस टाइम में रविंद्रनाथ टैगोर जिसने अमर सोनार बांग्ला ये लिखा था, अभी भी बांग्लादेश में नेशनल एंथम यही है। अभी भी आप देखते हो जो ये नेता वगैरह खादी वगैरह पहनते हैं ये इसी स्वदेशी मूवमेंट का असर था जो आज तक चला आ रहा है। अभी जो सारी की सारी भीड़ थी वो अपना विरोध जता रही थी, स्वदेशी मूवमेंट अपना रही थी। लेकिन 16 अक्टूबर 1905 बंगाल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब इस 1 से 1.5 महीने के दिसंबर बाद कांग्रेस का सेशन होता है जैसे हर साल होता है। अब इस सेशन में बिल्कुल क्लियर था ये जो बंगाल का डिवीजन हुआ था इसके बारे में बात होगी, इसके आगे का रोड मैप क्या होगा, इन सारी चीजों में बात होनी थी। इस सेशन में प्रेसिडेंट बनते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। अब जो सेशन स्टार्ट होता है तब कड़क शब्दों में निंदा की जाती है, ये बंगाल को डिवाइड किया गया है, ये सारी चीजें गलत की गई है। फिर ये डिसाइड होता है कि इसके खिलाफ हम पेटिशन डालेंगे और ये बंगाल का डिवाइड का मुद्दा है उसको बंगाल के अंदर कोने कोने में ले जाएंगे। लेकिन इस चीज को सुनते ही कांग्रेस का जो दूसरा ग्रुप था एक्सट्रीमिस्ट लीडर जिनमें लाला लाजपत राय, अरबिंदो जैसे नेता थे, ये जो कहते थे पेटिशन डालने से कुछ नहीं होगा, मुद्दे में हमें अग्रेसन दिखाना होगा, हड़ताल बंद जो हम करेंगे बंगाल के अंदर नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर उठाना होगा। और उस टाइम के प्रेसिडेंट थे उन्होंने तो इस चीज को मना कर दिया। अब यहाँ से पहली बार था जब कांग्रेस के अंदर फूट पड़ना चालू हो जाता है। इसी टाइम जो ब्रिटिशर्स थे वो ट्राई करते हैं कि हिंदू मुस्लिम के अंदर फूट पड़नी है। वो क्या करते हैं कि अगले साल अक्टूबर 1906 में 35 मुस्लिम और इनके लीडर आगा खान को जो अंग्रेज थे उनको शिमला बुलाते हैं वाइस लॉर्ड मिंटो के साथ मीटिंग करवाने। ये जो मीटिंग होती है इसमें मुस्लिम के राइट होते हैं, इनकी बात होती है। मुस्लिम कहते हैं कि हमारे इलेक्टेड्स है वो भी अलग होंगे ताकि मुस्लिम ही लोग हैं वो जो गवर्नमेंट में शामिल होने चाहिए। मीटिंग के अंदर जो वाइस रॉय थे वो कहते हैं ये सारी चीजें होगी पर उससे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक अलग से पार्टी बना लीजिए ताकि मुस्लिम के हक के लिए अलग से बात उठाई जाए। और जो अंग्रेजों की ट्रिक थी वो काफी अच्छे से काम करती है। दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीडर ऑल इंडिया मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम करके पार्टी बनाते हैं और इनके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं आगा खान। सेम मंथ 1906 में कांग्रेस का फिर से सेशन होता है और इस बार सेशन होता है जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना थे वो भी कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं और मॉडरेट लीडर थे उनके साथ काम करते हैं। और अगले साल 1907 में कांग्रेस का सेशन होना था। इस बार कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो ये सोचते थे कि अब की बार इनके ग्रुप का कोई बंदा प्रेसिडेंट बनेगा और अपने हिसाब से चीजें बनाएंगे। लेकिन होता क्या है जो मॉडरेट लीडर थे वो जानबूझकर 1907 सेशन था वो सूरत में रख लेते हैं। अब कांग्रेस के रूल के हिसाब से जिस सिटी के अंदर सेशन होगा उस सिटी का लीडर होगा, उस पर्टिकुलर साल में लीडर नहीं बनेगा। क्योंकि सूरत में सेशन होता तो मॉडरेट लीडर जो थे उनके प्रेसिडेंट बनने का चांस ज्यादा होते, इसलिए सूरत में रख दिया जाता है। और फिर इसके बाद वोटिंग होती है और उनका ग्रुप था उनका लीडर बनता है। यहाँ से कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो गुस्सा हो जाते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि इसी सेशन के बीच में दोनों ग्रुप के एक दूसरे के ऊपर टेबल चेयर फेंकते हैं और जूता फेंकर मारते हैं। उसी पर्टिकुलर टाइम में पुलिस को बुलाना पड़ता है। ये बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है यहाँ से ही 2 ग्रुप वो अलग हो जाते हैं। अब इधर से सारी चीजें बढ़ाने के बाद ईयर आता है 1909 हिंदू मुस्लिम की फूट को बढ़ाने के लिए। वाइस रॉय लॉर्ड मिंटो के साथ सेक्रेटरी जॉन मोरली मिलके इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मोरली मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इसमें सेपरेट इलेक्टर्स के थ्रू मुस्लिम की सीट रिजर्व कर दी गई। जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम के लिए रिजर्व किया गया था वहाँ कैंडिडेट होंगे वो मुस्लिम होगा, वहाँ जो वोट डालेंगे मुस्लिम होंगे। अब इससे मुस्लिम जो थे वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे।
लेकिन इनके आने वाले 2 साल में फॉरेन बायकॉट था। स्वदेशी मूवमेंट, स्वराज, अब इन सब की मांगे चल रही थी। इससे ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर बढ़ गया था और ईयर 1911 में बंगाल का जो पार्टीशन किया गया था उसे वापस कर लेते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स को डर लग गया था कि जो 1857 में रिवोल्ट हुआ था ऐसा वापस ना हो। इस डिसीजन में मुस्लिम जो थे वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे और उनका भी भरोसा था वो ब्रिटिशर से उठ गया था। अब इसके बाद 1913 में मुस्लिम लीग के जो लोग थे वो जिन्ना के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, वो जाके मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं। और जिन्ना क्या करता है कि वो कांग्रेस से तो रिजाइन नहीं करते हैं, उसके साथ साथ मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन कर लेते हैं। एक तरह वो दोनों पार्टी में एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन इस चीज का एक फायदा होता है, दिसंबर 1960 को लखनऊ के अंदर जिन्ना क्या करते हैं, दोनों पार्टी कांग्रेस मुस्लिम लीग थी जो कांग्रेस के अंदर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों लीडर थे, उनको मिला देती है, एक मंच पे लाके खड़ा कर देती है और कुछ शर्तों के साथ एग्रीमेंट कराते हैं जिसे लखनऊ पेंट्री बोला जाता है। ये साइन होता है जिसमें ये था कि सारे लोग केवल गवर्नमेंट यानी सारे लोग स्वराज की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए अभी तक जो लड़ाई हो रही थी वो आजादी के लिए नहीं हो रही थी, वो सेल्फ गवर्नमेंट के लिए हो रही थी, स्वराज की हो रही थी। यानी काम हम करेंगे लेकिन ब्रिटिशर्स जो है वो वहाँ पे ही रहेंगे, उनको भगाया नहीं जाएगा। अब इसके बाद डेट आती है 9 जनवरी 1915, गांधी जी की एंट्री होती है। गांधी जी इंडिया आते ही गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं, उनसे ये कहते हैं कि इंडिया में जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है उसमें उन्हीं को भी जुड़ना है। साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने स्ट्रगल करी थी उनका जो एक्सपीरियंस था वो इस इंडिया में यूज करना चाहते थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो उनको रोक देते हैं, उनको कहते हैं कि पहले तुम पूरा इंडिया घूमो, लोगों से मिलो, उनकी प्रॉब्लम समझो, उनकी प्रॉब्लम को खत्म करो। गांधी जी जैसा उनके मेंटोर गोपाल कृष्ण समझाते हैं वो वैसा ही करते हैं। बिना किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के इंडिया से ट्रेवल करना स्टार्ट कर देते हैं और ट्रेवल करते टाइम वो जैसे एक आम आदमी कपड़े पहनता है, जिस ट्रेन में 3rd क्लास में टिकट लेके चलता है वैसे ट्रैवल करते हैं। और फिर गांधी जी मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली से चेन्नई पूरे देश में ट्रैवल करते हैं और 2 साल तक इंडिया में घूमते हैं। अब इसके बाद डेट आती है दिसंबर 1960। कांग्रेस हर साल के एंड में अपना सेशन रखती थी, सारे लीडर थे वो इकट्ठा होते थे। गांधी जी ने कांग्रेस तो ज्वाइन तो नहीं करी थी लेकिन कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन तक चली थी। यहाँ पर गांधी जी से चंपारण जो कि बिहार में थी वहाँ पर 2 किसान राजकुमार शुक्ला और सतराव ये मिलते हैं और बताते हैं कि चंपारण जो कि बिहार में है वहाँ पर अंग्रेज उनसे जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवा रहे हैं और किसान जो थे वो ऐसा नहीं चाहते थे। ये जो इंडिगो की खेती करवा रहे थे उसको 3 खटिया भी बोला जाता था। 15 अप्रैल 1970 को गांधी जी अपने लॉयर की टीम लेके चंपारण पहुंचते हैं और वहां पहुंच के डोर टू डोर जाके उनके साथ जुल्म वगैरह जो हो रहे थे सारी चीजें रिटर्न में ले लेते हैं, उनके पास से अंगूठा भी लगवा लेते हैं। अब इसके साथ गांधी जी जगह जगह पे जाने लगे, लोगों से मिलने लगे। अब जहाँ पर वो जाते उनको सुनने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती थी और ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स के नोटिस में आती है। 16 अप्रैल 1970 को धारा 144 के तहत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गांधी जी को वापस जाने को कहते हैं कि वो वहाँ पर अशांति फैला रहे हैं। गांधी जी इस बात को बिल्कुल मना कर देते हैं कि वो वहाँ पर कोई अशांति नहीं फैला रहे हैं। गांधी जी इस चीज को पूरी तरह से मना कर देते हैं कि वो वहाँ पर कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ जाके अपने लोगों से ही तो मिल रहे हैं। इसके 2 दिन बाद 18 अप्रैल 1970 को इनकी मोतिहारी कोर्ट में पेशी होती है और जब ये खबर फैल जाती है तो चारों तरफ से लोग कोर्ट को घेर लेते हैं, नारेबाजी होती है। कोर्ट 2 दिन तक जैसे तैसे झेलती है, इतनी भीड़ हो जाती है और 2 दिन बाद कोर्ट गांधी जी को छोड़ देती है। गांधी जी ने बेसिकली क्या करा था कि जो सत्याग्रह होता है उसको करने का बोला था, जो वायलेंस होता है उसको करने से मना कर दिया था। चाहे आपको मारे पीटे लेकिन आप कुछ मत करो, आप जो करने का बोले उसको मत करो। देखिए सत्याग्रह का जो लिटरल मीनिंग होता है वो सत्य के लिए आग्रह करना होता है, लेकिन यहाँ पे सत्याग्रह का मतलब थोड़ा अलग था। इसका मतलब था कि सिविल डिसोबीडियंट, पैसिव रजिस्टर, ये सारी बातें हो रही थी। एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, मान लो आप एक कंपनी में काम कर रहे हो लेकिन रूल्स बोले जा रहे हैं वो फॉलो नहीं कर रहे। मान लो पंचिंग का रूल है तो वो आप फॉलो नहीं कर रहे, तो वो हो गया डिसोबीडियंस पैसिव रजिस्टर, यानी आप और आपके कलीग इकट्ठा होकर हड़ताल वगैरह कर रहे हैं बिना वायलेंस के। अब पूरे सत्याग्रह का एक ही रूल था कि वायलेंस नहीं करना है, लेकिन जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी है, अंग्रेजों के खिलाफ प्रेशर बनाना है, हड़ताल करनी है, अनशन करना होगा, ये सारी चीजें करना होगा और फ्रीलांस करना होगा। इससे पहले मॉडरेट लीडर थे वो रूल वगैरह फॉलो कर रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उनके तरीके बिल्कुल अलग थे, आम जनता को इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी जी ने ऐसी चीजें करी थी जिसे पहले कभी नहीं हुई। उन्होंने आम जनता को भी जोड़ा। जब लोग समझ रहे थे कि आम जनता पढ़ी लिखी नहीं है, उनको एक्ट के बारे में नहीं पता, तो ये क्या करेंगे आगे बजा के, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं सोचा। वो आम जनता के पास गए, उन्हें समझाया, उनको पढ़ाया
उसका इम्पैक्ट ही अलग पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि चंपारण के अंदर गांधी जी ने सबको इकट्ठा किया, सत्याग्रह चालू रखो। और जब अंग्रेज देखते हैं कि लोगों के ऊपर मार डंडों का कोई असर नहीं होता, यहाँ से पहली बार लोगों की सत्याग्रह की पावर का पता चला। मारपीट और वायलेंस जो था उससे ज्यादा मजबूर तो अंग्रेज इन चीजों से हो रहे थे। अब दोस्तों इसके आगे वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए हम वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपने फिर से मेरा पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा तो आप जाके उनको देखिए, बाद में इस पार्ट को आके फिर से देखना, तब आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।